हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो नया लेसन स्टार्ट करेंगे आज। हिंदी मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो। हिंदी मीडियम में आज हम नेक्स्ट लेक्चर हिंदी मीडियम कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? लेक्चर नंबर 46 या 47। हिंदी मीडियम में आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लास्ट लेक्चर कौन सा नंबर था? देखो, लास्ट लेक्चर ना था 45, तो आज लेक्चर होगा जी 46 नंबर लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, लेक्चर नंबर 46। तो बात समझिए, बात क्या है। बात ये है कि जी हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे आज, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति स्टार्ट करेंगे। क्या है जी ये प्रक्षेप्य गति? ये प्रक्षेप्य गति है कि जी एक बॉडी को हम किसी एंगल पर फेंक रहे हैं जी। एक बॉडी को हम किसी कोण पर फेंकते हैं, और जो कोण है थीटा वो या तो 90 से छोटा हो और या फिर 90 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 पे फेंक देंगे तो बॉल सीधी ऊपर चली जाएगी। ये तो यहाँ पर जो कोण है ये 90 से छोटा है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ 90 से बड़ा कोण पे फेंक दूंगा, ये कोण 90 से बड़ा है, तो प्रक्षेप्य गति किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। इसको 90 से ज़्यादा फेंकोगे तो इधर आ जाएगा, तो ये प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। जो ये पथ है ये परवलयाकार होता है, परवलयाकार पथ है ये, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है इस बिंदु से इस बिंदु तक की, ये अधिकतम ऊंचाई होती है जिसको h से दर्शाते हैं। और प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक जहाँ से आप बॉल फेंकी और जहाँ पे बॉल जाके गिरी, ये जो दूरी होती है क्षैतिज दूरी, इसको r बोलते हैं, क्षैतिज परास। जहाँ से हमने फेंकी और जहाँ जाके बॉल गिर रही है, ठीक है जी। यहाँ इस बिंदु को मैं ए बोलता हूँ, ये अधिकतम ऊंचाई है जी बी बिंदु की, ये अंतिम बिंदु है सी बिंदु। ए से बी तक जितना समय लगता है उतना ही समय बी से सी तक लगता है। तो बात क्या है जी, सारी बात मैं पहले आपको समझाता हूँ। प्रक्षेप्य गति में लिखो आप आगे, प्रक्षेप्य गति में कॉपी में लिखो, प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु को किसी कोण थीटा पर धरातल से फेंका जाता है। वह कोण या तो 90 डिग्री से छोटा होता है या 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति करती है। गुरुत्वीय त्वरण, भाई वस्तु आपने फेंक दी हवा में, जैसे ये कौन सा केस है? क्रिकेट खेलते थे हम, 6 बाउंड्री लगाते थे, छक्का लगाते थे, हवा में बॉल आगे जाके गिरती थी, वो पार्ट है जी, प्रक्षेप्य गति वो है। तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति करती है जी, जो वाई दिशा में है, और वो त्वरण नहीं मंदन है। बॉल ऊपर जाएगी, बॉल ऊपर जाएगी तो पृथ्वी तो नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी, इसका मतलब उसकी चाल घटेगी जी एक बार। तो वाई दिशा में त्वरण लगता है हमेशा, जो कि -g है, ठीक है। चाल, चाल तो हमेशा हर पॉइंट पर, जैसे मैं कहूँ आरंभिक चाल यहाँ पर है जी, ऐसे यहाँ पे चाल यहाँ है, ऐसे इधर, फिर चार मैं बोलूँ यहाँ पर है, ऐसे इधर, इस बिंदु पर चाल मैं बोलूँ यहाँ है, और इस बिंदु पर मैं चाल बोलूँ वो यहाँ है, ठीक है जी। गुरुत्वीय त्वरण किधर है जी? गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा हर जगह नीचे ही है जी। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण इधर है जी, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण इधर है, उच्चतम बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण इधर है, आगे इधर है। यानी मैं बात करूं तो गुरुत्वीय त्वरण और u के बीच में जो कोण है वो कोण, ये कोण मैं बोलूँ θ1, ये बोलूँ मैं θ2, ये θ3, ये तो 90 डिग्री है जी बिल्कुल, और ये θ4, ठीक है जी। तो अब बात क्या है? पहली बात,
पहली बात तो प्रक्षेप्य गति में वस्तु किसी नियत त्वरण के प्रभाव में गति करती है। त्वरण चाहे वो मंदन क्यों ना हो, वो नियत है। नियत है तो आप क्या कर सकते हो, गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं। गति के समीकरण लगा सकते हो, पहली बात तो, क्योंकि उसके लिए एक कंडीशन होती थी त्वरण नियत होना चाहिए, जो कि नियत है, और त्वरण नियत है तो गति के समीकरण आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, किसी भी यहाँ ये वेग हर जगह मुझे u नहीं लेना चाहिए, आप इसको वेग को अलग अलग ले सकते हो। इसको आप बोल सकते हो ये v1 है, इसको आप बोल सकते हो ये v2 है, इसको आप बोल सकते हो ये v3 है, इसको आप बोल सकते हो ये v4 है, क्योंकि वेग बदलता जा रहा है, हर जगह वेग तो बदलेगा ना जी। तो किसी क्षण वेग तथा त्वरण g, मंदन बोल सकते थे, के मध्य कोण, किसी क्षण वेग और त्वरण के मध्य कोण लगातार घटता जाता है। किसी क्षण वेग और त्वरण के मध्य जो कोण है लगातार वो घटता जा रहा है जी। यहां पर देखो θ1 सबसे बड़ा था, θ2, θ3, θ4 घटता जा रहा है कोण। अगली बात, उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के मध्य कोण, वेग और त्वरण के मध्य कोण 90 डिग्री होगा। उच्चतम बिंदु पर अगर आप बात करते हो, जैसे θ3 मैंने दिखाया, तो वो कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। वेग पहले ए से बी, वेग पहले घटेगा, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होगा, बाद में वापस बढ़ेगा जी। उच्चतम बिंदु पर वेग 0 नहीं है। अगर वेग 0 होता तो वस्तु आगे क्यों जाती, वस्तु तो नीचे गिर जाती, क्योंकि जब भी किसी वस्तु का वेग 0 होता है तो वस्तु सीधे नीचे आती है। आप छक्का लगाए क्रिकेट में, बॉल जा रही है, उच्चतम बिंदु पर है, अगर वेग 0 होगा तो बॉल सीधे नीचे आ जाएगी, कैच ले लेंगे वहीं पर, बाउंड्री पे तोड़ी जाएगी। बॉल आगे गई, इसका मतलब उसका क्षैतिज कोई घटक होगा जो उसको आगे लेके गया है, और ऊपर नहीं गई, यानी वहां पर ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो गया है। ये समझिए, ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो गया, हमेशा समझ सकते हैं। देखो बात क्या है, बॉल आपने यहां से फेंकी, ठीक है, ऐसे गई बॉल, इसको थोड़ी देर हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। मान लिया ये u है, किसी कोण थीटा पर हमने फेंका है, इसका क्षैतिज घटक है u cos थीटा, u आरंभिक वेग u था, और यहाँ पर इसका मैं ऊर्ध्वाधर घटक ले सकता हूँ u sin थीटा। मैं इसे बोल सकता हूँ इसका क्षैतिज घटक ux u cos थीटा है, ऊर्ध्वाधर घटक uy u sin थीटा है, ठीक है। आरंभिक t बराबर 0 समय पर है, ये आरंभिक स्थिति है ये, ठीक है। t बराबर 0 पर स्थिति ये है, तो क्या x दिशा का वेग बदल सकता है क्या? ये दिमाग लगा के बताओ मुझे, क्या x दिशा में वेग में कोई परिवर्तन आ सकता है? बोलो। x दिशा में वेग में कोई परिवर्तन आएगा क्या? बोलो। क्योंकि x दिशा में तो हमेशा बोल सकते हैं कि त्वरण ही नहीं है भाई, जो वस्तु है उसका x दिशा में तो क्या है, त्वरण 0 है जी x दिशा में। हाँ, y दिशा में उसका त्वरण है कितना, -g।
y दिशा में उसका त्वरण -g है, ठीक है। यानी y दिशा में वेग घटेगा, x दिशा में त्वरण 0 है। लिखो ये बात, लिखो वस्तु का x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, इसलिए उसका x दिशा में वेग नियत है, इसलिए उसका x दिशा में वेग नियत रहेगा हमेशा। क्षैतिज दिशा में वेग नियत रहेगा, क्षैतिज दिशा में वेग नियत रहेगा जी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो त्वरण -g है जी। ऊर्ध्वाधर दिशा की अगर हम बात करते हैं ay -g है, तो आप क्या लिखोगे, y दिशा में वेग, लिखो अगला पॉइंट, x दिशा में वेग नियत है। क्यों? क्योंकि x दिशा का त्वरण 0 था, पहला पॉइंट। y दिशा में तो मंदन है, इसलिए आप क्या बोलोगे, y दिशा में वेग घटता जाता है, y दिशा में वेग घटता जाता है। कब तक? उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक y दिशा में वेग घटता जाता है जी उच्चतम बिंदु तक, और उच्चतम बिंदु पर वेग है वो y दिशा में 0 हो जाता है जी। उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वो y दिशा में 0 हो जाता है। y दिशा में वेग घटता जाता है उच्चतम बिंदु तक, वहाँ y दिशा का वेग 0 है जी। उच्चतम बिंदु का वेग y दिशा में 0 है। उच्चतम बिंदु पर कुल वेग 0 नहीं है, बात समझिए। उच्चतम बिंदु पर कुल वेग न्यूनतम है, वहां पर वेग सिर्फ y दिशा में है। x दिशा में तो वेग है ही जो उसको आगे लेके जा रहा है। x दिशा में वेग हमेशा u cos थीटा रहेगा। x दिशा में वेग नियत रहेगा, और कितना रहेगा, u cos थीटा। x दिशा में वेग है वो नियत रहेगा, और वो u cos थीटा रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण ही नहीं है। जब त्वरण 0 होता है तो वेग नियत होता है। u cos थीटा कहीं पर भी देख लो, जैसे मुझे यहाँ देखना हो तो यहाँ पर भी u cos थीटा होगा, और जैसे मुझे यहाँ देखना हो इस पॉइंट पर तो भी क्या होगा, u cos थीटा होगा। होगा कि नहीं? हर जगह x दिशा का वेग हर जगह नियत है। क्या y दिशा का वेग भी नियत है? नहीं, y दिशा का वेग नियत नहीं है जी। y दिशा का वेग हर जगह बदलता जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बदलता जा रहा है y दिशा का वेग। यहाँ पर y दिशा का कोई वेग ले रहा हूँ मैं, vy, ये कोई वेग आएगा, तात्क्षणिक वेग आएगा, ये इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, तात्क्षणिक वेग। ये कोई कोण आएगा अल्फा, क्षैतिज से। पहले क्या थीटा और अल्फा बराबर हैं? जी नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कोण घटता जाता है जी। अल्फा लेस देन थीटा, अल्फा है वो थीटा से छोटा है, अल्फा कोण है वो थीटा से छोटा है जी, ठीक है। कोण अल्फा है वो थीटा से छोटा होता जा रहा है। समझ गए हो बात? ठीक है जी, समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ जाइए। u साइन थीटा, u कोस थीटा, ये u कोस थीटा, ये u कोस थीटा, ये u कोस थीटा, ये वेग y दिशा का 0 हो गया है जी, ठीक है। अब बात सुनिए, अब बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जी y दिशा का वेग यहाँ 0, क्या यहाँ वापस बढ़ने लग जाएगा? बिल्कुल, वेग यहाँ पर था, कम हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पर आप वेग देखोगे तो यहाँ पर वेग y दिशा में नीचे मिलेगा जी आपको। यहाँ पर आप वेग देखोगे y दिशा में तो वो आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तात्क्षणिक वेग यहाँ पे भी निकाल सकते हो, जैसे तात्क्षणिक वेग आपको यहाँ निकालना हो तो यहाँ पर भी कोई वेग आ जाएगा, इन दोनों का परिमाणिक, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे जी
ये बात लिख दीजिए। y दिशा में वेग घटता जाता है, उच्चतम बिंदु पर y दिशा का वेग 0 है। इसके बाद लिखें उच्चतम बिंदु पर परमाणु वेग 0 नहीं है। उच्चतम बिंदु पर परमाणु वेग 0 नहीं है, बल्कि वहाँ पर परमाणु वेग न्यूनतम है, बल्कि वहाँ पर परमाणु वेग न्यूनतम है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम है। इसलिए उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम है। ठीक है जी, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम है। अब बात आगे बढ़ते हैं जी। अब बात क्या है? बात है कि जी जैसे मुझे x दिशा का त्वरण पता, तो मैं किसी क्षण पर वेग निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे तात्क्षणिक वेग पे काम करना हो, सबसे पहले मैं इसी पे काम करके दिखाता हूँ आपको कि किसी क्षण पर मुझे वेग निकालना हो। ये जो v इंस्टेंट है इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, ये भी कोण अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पर u cos थीटा था, क्यों, और यहाँ पर कितना आएगा ये हम बात करने जा रहे हैं। ये vx है, ये u cos थीटा क्यों आया, आप ये फार्मूला लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, x वी एक्स इजक्वल टू यू एक्स कितना, वहाँ पे देखिए यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितना 0, यानी वी एक्स का मान आ गया जी यू कॉस थीटा, वी एक्स का मान आ गया यू कॉस थीटा। अब v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, वी वाई का मान है यू वाई कितना है जी, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई कितना है जी माइनस जी इंटू टी। तो y दिशा का वेग आ गया जी u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, कितना है जी u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, और ये कितना आया था u कोस थीटा। समझ गए, दोनों वेग आ गए आपके पास, x दिशा का वेग आपके पास, y दिशा का वेग आपके पास। अब दोनों का परमाणु आएगा जी, ये x दिशा का वेग है, इधर y दिशा का वेग है, ये परमाणु v इंस्टेंटेनियस है। कैसे आएगी बताओ, x दिशा का ये था और y दिशा का ये है, ठीक है। x दिशा का भी है आपके पास, y दिशा का भी है आपके पास। अब दोनों का परमाणु, तो देखिए जी परमाणु x और y दोनों लंबवत हैं, तो परमाणु कितना आएगा v इंस्टेंट, परमाणु आएगा जी वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वी वाई का होल स्क्वायर आएगा जी। वी एक्स कितना जी u cos थीटा, और वी वाई कितना जी u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस ओपन कर दो, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी वाला, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी, बन गया ये फार्मूला। भाई कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ओपन किया है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए फाइनल क्या बात बनी, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा को लास्ट में लिख देते हैं। तो ये फाइनल फार्मूला बन गया जी इंस्टेंटेनियस वेग का, तात्क्षणिक वेग का ये फाइनल फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिला है तात्क्षणिक वेग का फाइनल फार्मूला, जो आपको याद रखना है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा मिलेगा, ये फाइनल फार्मूला मिल गया जी। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी।
ये तो था इंस्टेंटेनियस वेग। अब इंस्टेंटेनियस वेग की दिशा देखिए, इंस्टेंटेनियस वेग कहाँ पे आया था ये देखो, समझते हैं। यहाँ से आपने ऊपर फेंका था और बॉडी यहाँ गई थी, ठीक है। इस पॉइंट पर हम बात करते हैं तो यहाँ था इंस्टेंटेनियस वेग, और एक था घटक x घटक, एक घटक था y घटक, ये कोण था अल्फा, ये कोण है थीटा, ठीक है। ताक्षणिक वेग का ये फार्मूला। अब ताक्षणिक वेग तो आ गया जी, ताक्षणिक वेग की दिशा देखिए, तात्क्षणिक वेग की दिशा, ताक्षणिक वेग की दिशा निकलेगी जी टेंजेंट अल्फा से। भाई कितने कोण पे जा रहा है, टेंजेंट अल्फा का फार्मूला क्या लगाएं, vy अपॉन वी एक्स। अभी अभी निकाला था आपने, अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था बताओ, vy अपॉन वी एक्स। वी वाई दिशा का वेग कितना आया जी, vy की वैल्यू क्या रखी थी, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स। वी एक्स की जगह आपने क्या लिखा है बताओ, u कोस थीटा। ये फार्मूला आ गया जी ताक्षणिक वेग की दिशा का फार्मूला है, समझो बात। ये ताक्षणिक वेग की दिशा है। आगे बात करने जा रहे हैं जी, ताक्षणिक वेग की दिशा तो आ गई है। अब मैं कॉमन फार्मूले स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूले। बहुत सारे फार्मूले हैं इस लेसन में, एक बात का ध्यान रखना, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर सिर्फ वेग x दिशा में बचता है, u कोस थीटा होता है, जहाँ पर y दिशा का वेग कितना होता है, 0 होता है। आरंभिक वेग कितना था, u था। क्षैतिज घटक कितना था, u कोस थीटा था। ऊर्ध्वाधर घटक कितना था, u साइन थीटा था। x दिशा का त्वरण क्या था, 0 था। y दिशा का त्वरण क्या था, माइनस g था, ठीक है। ये जो उच्चतम बिंदु से ये जो ऊंचाई है, इसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। और ये जो दूरी होती है, इसमें क्षैतिज परास। तो ये सारे फार्मूले अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी। तो इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं जी। देखिए, इनको मैं पॉइंट बना देता हूँ, समझिए आप। इसको मैं बिंदु बोल देता हूँ A, ये बिंदु B, और ये अंतिम बिंदु C। B उच्चतम बिंदु है। B कौन सा बिंदु है, उच्चतम बिंदु, जहाँ वस्तु उच्चतम पॉइंट पर पहुँच गई है। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय। उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय। भाई उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, बी बिंदु तक, यानी कहाँ से कहाँ जाना है बताओ, ए से बी तक जाना है। वही फार्मूला है जी, देखना समझाता हूँ। फार्मूला मैं ये लगाऊंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उच्चतम दिशा में कौन लेके जा रहा है, y दिशा का वेग, और उच्चतम बिंदु पर y दिशा का वेग क्या हो रहा है, 0। आरंभिक वेग कितना था y दिशा में, ए वाई कितना, तो बस यहाँ से t कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। याद करो, एक भी में गति में कितना होता था उच्चतम बिंदु का वेग, u बाई जी होता था। वही है, वहाँ हम सीधा ऊपर फेंकते थे, यहाँ ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कौन सा घटक है, u साइन थीटा, u बाई यू साइन थीटा
यू एक्स यू कोस थीटा। तो आप क्या बोल सकते हो, ये स्क्वायर है, बिल्कुल है जी स्क्वायर। किसका है जी स्क्वायर? वाई घटक का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी। नहीं स्क्वायर नहीं है जी, यू वाई है बस, वाई दिशा का वेग अपॉन जी। ये तो जी उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, इसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ये कहते जी उड्डयन काल, उड्डयन काल कैपिटल टी से दर्शाते हैं। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। कैपिटल टी कहाँ से कहाँ जाना है बताओ आपको इस बार? ए से सी तक जाना है। तो जितना समय आपको ए से बी लगेगा उतना ही समय आपको बी से सी भी लगेगा। ए से बी और बी से सी दोनों जगह समय बराबर लगेंगे। तो टी और टी कितना हो जाएगा जी? 2t हो जाएगा। 2 टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? u साइन थीटा बाई जी। तो कितना आएगा? ये आएगा जी 2u साइन थीटा अपॉन जी। और u साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? u वाई। यानी ये फार्मूला क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ u वाई अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ u वाई अपॉन जी। दिस इज कैपिटल टी। समझ गए जी? अब बात देखिए आगे। ये तो था उड्डयन काल। अब ये कितनी ऊंचाई पर है, इसकी ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो ऊंचाई h से दर्शाते हैं। कितनी ऊंचाई पर है ये, कैसे निकाली जाए बताओ ऊंचाई? ऊंचाई निकालनी है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। कौन सी दिशा में लगाइए? वाई दिशा में लगा दीजिए। ठीक है, वाई दिशा में ऊंचाई है। आरंभिक वेग कितना है वाई दिशा में? u साइन थीटा। चीज सारी वही है, बस यहाँ पे दिशा बदलेगी जी। ए वाई की जगह माइनस जी और इसकी जगह h। भाई वाई दिशा की ये दूरी है, इसको मैं क्या बोल दूँ? ये वाई दिशा की दूरी है। और ये r कौन सी दिशा की दूरी थी? x दिशा की दूरी थी। एक x दिशा की दूरी थी, एक y दिशा की दूरी है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को फाइनली ऐसे बोल सकते हो जी, h की वैल्यू आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये ऊंचाई आ जाएगी जी। अब बात अगली आती है जी क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कितना होगा? r। क्षैतिज परास कैपिटल R से बोलते हैं। A से C सीधी दूरी है ये। तो कैसे स्टार्ट करें? वही फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी दिशा में लगाओ? एक्स दिशा में लगा दो, एक्स दिशा में लगा दो। इसकी जगह क्या बोल सकते हो? आर। यू एक्स कितना? यू कोस थीटा। और टाइम कौन सा? टाइम ऑफ लाइट, उड्डयन काल। ए एक्स कितना है? 0 है, देख लीजिए ए एक्स 0 है। तो आज के बाद जब भी आपको क्षैतिज परास निकालना हो तो आप एक ही फार्मूला लगा सकते हैं, u कोस थीटा इंटू टी, यानी बोलें तो यू एक्स इंटू टी। क्षैतिज दिशा के वेग को उड्डयन काल से गुणा कर दीजिए। क्षैतिज दिशा के वेग को अगर आपने उड्डयन काल से गुणा कर दी तो क्षैतिज परास आ जाएगा। ठीक है जी। अब बात है इसका फाइनल फार्मूला अगर हम बनाएं तो देखो क्या फार्मूला बनता है क्षैतिज परास का फाइनल फार्मूला। R इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में टी क्या? उड्डयन काल। क्या आया था जी उड्डयन काल? 2u साइन थीटा बाई जी। ये वैल्यू रखिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। 2u साइन थीटा बाई जी, ये वैल्यू
बस बन गया फार्मूला। 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इस फार्मूले को आपने यू वाई की फॉर्म में नहीं लिखा। यू वाई की फॉर्म में कैसे लिखोगे इस फार्मूले को? यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि यू वाई कितना है? यू वाई तो यू साइन थीटा है, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो जी, 2u साइन थीटा, दूसरा जी u कॉस थीटा अपॉन जी। u साइन थीटा, u साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? u वाई। u कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? u एक्स अपॉन जी। ये रेंज का फाइनल फार्मूला बन गया जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी सारे फार्मूले। ये सारे फार्मूले आपको याद है रखने होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे। आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसा 1D में होता था उस जैसा ही यहाँ पर होगा। फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पर 1 डायमेंशन में मूव करते थे, वर्टिकली अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल। यहाँ बॉडी हॉरिजॉन्टल भी चलेगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी चलेगी। बॉडी यहाँ दोनों डायरेक्शन में चलेगी, ये ही मेन बात है। इसलिए आप जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो आपको पहले बताना पड़ेगा आप कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण कौन सी दिशा में लगा रहे हो। एक्स दिशा में लगा रहे हो तो एक्स लेके चलो, वाई दिशा में लगा रहे हो तो वाई लेके चलो। एक्स और वाई दोनों लेके चलना पड़ेगा। एक्स और वाई अगर आप दोनों लेके चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है, ठीक है, तो बात बढ़ते हैं जी आगे। हमने जो फार्मूले देखे हैं मैं सभी फार्मूले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा है जी वुडन काल टी, वुडन काल। ठीक है, फिर हमने देखा है जी ऊंचाई कैपिटल एच। फिर हमने देखा है जी परास कैपिटल आर। ठीक है, वुडन काल है वो कैपिटल टी की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी का फार्मूला क्या मिलेगा? कैपिटल टी का फार्मूला हमें मिला था 2u साइन थीटा बाई जी। ऊंचाई का फार्मूला आपको मिला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। परास का फार्मूला आपको मिला था 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ये आपको क्षैतिज परास का फार्मूला मिला था जी। ठीक है, आगे देखिए, इस फार्मूले को आप एक और रूप दे सकते हो जी। एक और रूप कौन सा? यू स्क्वायर आगे ले लो, पीछे बोलो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। क्या होता है जी 2 साइन थीटा कोस थीटा? ये होता है जी साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है बताओ? ट्रिग्नोमेट्री का रूल है ये, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, पहले पढ़ाया था आपको। बाकी आपने इस रूप में लिख ही दिया है जी, यू वाई अपॉन जी, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। और इसको कैसे? एक u साइन के साथ और एक u कोस के साथ, यानी एक बार तो ux और एक बार uy अपॉन जी। ठीक है, एक बात ये समझ ली। अब हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ है? आज हमें इन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन तो कल, आज फार्मूले बताए मैंने मेन आपको। अधिकतम मान, उनके अधिकतम मान क्या हैं उसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अधिकतम मान t ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा बताओ? t ज़्यादा से ज़्यादा होगा जी 2u बाई जी। कब? जब साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे? 1। कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो
तो मान अधिकतम होता है जी। ठीक है, दूसरी बात, साइन थीटा का मान 1 रख दिया जब थीटा 90 डिग्री हो। ऊंचाई अधिकतम कब होगी? ऊंचाई अधिकतम मैक्सिमम कितनी होगी जी? u²/2g होगी जी। कब होगी जी u²/2g? जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 रखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, वर्गमूल लो दोनों तरफ, साइन थीटा का मान 1 आ गया, थीटा कितना आया? 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री पर होगा जी। और होगा भी। एक बीमीय गति में हम वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकते थे, वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती थी, वो समय भी ज़्यादा लेते थे। ठीक है, ये एक बीमीय गति के तो फार्मूले 2u/g u²/2g। परास अधिकतम कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर का फार्मूला मैं ये उठा रहा हूँ जी, u² साइन ऑफ 2θ/g, u² साइन 2θ/g। आर मैक्स कितना आएगा बोलो? u²/g आएगा। क्यों? क्योंकि आपने साइन 2θ की जगह 1 ले लिया, u²/g आएगा कब? जब साइन 2θ की जगह 1 हो। कब होता है जी साइन 2θ की जगह 1? इसको 1 ही मान लो, साइन थीटा बराबर 1, इसको थीटा मान लो पूरे को, साइन थीटा बराबर 1 कब? जब थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। 2θ 90 यानी थीटा कितना? 45। यानी कहने का मतलब ये है जी कि जब आप किसी बॉडी को 45 डिग्री के कोण पर फेंकोगे, जब आप किसी बॉडी को 45 डिग्री के कोण पर आप फेंकोगे, प्रक्षेपित करोगे, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाके गिरेगी। ये जो परास आएगा ये मैक्सिमम आएगा जी, आर मैक्स आएगा, अधिकतम परास। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, लिख दो ये बात कि किसी वस्तु को जब अधिकतम कोण 45 डिग्री पर फेंका जाए, किसी वस्तु को जब 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरती है। उस स्थिति में उसका परास अधिकतम होता है। ठीक है, ऊंचाई और समय दोनों अधिकतम होते हैं। ऊंचाई और समय दोनों अधिकतम कब होते हैं? ऊंचाई और समय दोनों अधिकतम होते हैं जब कोण 90 डिग्री हो। परास अधिकतम होता है जब कोण कितना हो? 45 डिग्री हो। आपको बस इन फार्मूलों पे फोकस करना है, मेन फार्मूले आपको ये याद रखने हैं। ये तो है उडेनकाल का, ये है ऊंचाई का फार्मूला, दोनों फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। ये है दी क्षैतिज परास का फार्मूला, इसकी एक फॉर्म ये भी है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अधिकतम उड्डयनकाल ये हो गया जी 2u/g। ये एक दिशा में गति कर रहे हैं हम, ये एक दिशा में गति हो रही है, लेकिन ये एक दिशा में नहीं होती है। इसमें कोण 45 डिग्री है, तो जो 45 डिग्री कोण है ये आर मैक्स का आपको मान पूछे तो कितना आएगा? u²/g। u क्या? आरंभिक वेग जिससे आपने वस्तु को फेंका है। जब भी वस्तु 45 डिग्री के कोण पर फेंक के जाएगी उस समय ये ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, परास अधिकतम होगा। जैसे क्रिकेट खेलते थे हम, कई बार वो छक्का जाता है ना, नीचे 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 नीचे, वो क्या है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गया, उसकी ऊंचाई कम है, लेकिन उसका परास अधिकतम क्यों हो गया? क्योंकि वो इस कोण के आसपास फेंका गया। अगर कोण आप 45 से ज़्यादा करोगे, मान लेते हैं आप कोई और कोण पर फेंक दिया, 45 से ज़्यादा आपने 50 डिग्री पर फेंक दिया, तो 50 डिग्री पर फेंक दिया तो वो इससे ऊपर तो जाएगा लेकिन पहले गिर जाएगा। आप कहोगे हम 45 से कम कर देते हैं, 45 से कम कर दोगे ना तो भी वो पहले गिर जाएगा। 45 डिग्री से कोण आप ज़्यादा करो या 45 डिग्री से कोण आप कम करो, दोनों स्थिति में परास कम होगा। परास का अधिकतम मान 45 डिग्री पर है। जैसे जैसे कोण हम 0 से 45 तक बढ़ाते जाते हैं, 0 से 45 तक कोण बढ़ाओगे परास बढ़ता जाता है। 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। 45 के बाद अगर आप आगे कोण बढ़ाओगे तो फिर परास घटना चालू हो जाता है। ठीक है,
यानी आप वस्तु को इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं भेज सकते। वस्तु की जो अधिकतम दूरी है वो 45 डिग्री पर ही है जी, इससे ज़्यादा दूरी पर वस्तु नहीं जाएगी। एक बात ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब परास अधिकतम हो तो ऊंचाई भी अधिकतम हो। भाई वस्तु को आपने 45 पर फेंका है, 45 पर फेंका है, वस्तु ऐसी गई है, ऐसी गई है वस्तु, तो ये आर मैक्स है। उस स्थिति में ये जरूरी नहीं कि ऊंचाई अधिकतम हो, कोई जरूरी नहीं है, ऊंचाई अधिकतम होगी भी नहीं। जब क्षैतिज परास अधिकतम होगा तो ऊंचाई अधिकतम नहीं होगी, ऊंचाई उस टाइम कम होगी, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई तो u²/2g पर है। ठीक है भाई, वस्तु को क्षैतिज दूरी तय कराना एक अलग बात है, ऊंचाई तय कराना एक अलग बात है, दोनों बातें अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूले आप अच्छे से देख के आएँ, इनको समझ लें, अगली क्लास में हम काम करेंगे। तो आज का होमवर्क मैं यही कहूँगा कि आज का जो होमवर्क है HW, वो आप स्टेज वन के क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार हमने बेसिक पढ़ा है, 1 to 5 क्वेश्चन कर लें और एग्जाम्पल कर लें। कितने एग्जाम्पल कर लें? पहले 3 एग्जाम्पल कर लें, 1 2 3, पहले 3 एग्जाम्पल कर लें और स्टेज 5 के 5 क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।